संभव ज्योतिष के डिस्कशन पैनल पर हमारे साथ हैं रविंदर सिंह पंवार जी। आज बेसिकली हमारा डिस्कशन पॉइंट रहेगा जेमिनी को लेकर। तो जेमिनी जो विषय है, जैसे कि हम लोग पराशरी ज्योतिष को अब तक पढ़ते आए हैं, पराशरी ज्योतिष के अनुसार नक्षत्र के जो हमारी गणनाएं हैं उनके अनुसार हम अपनी प्रेडिक्शंस भी करते हैं और बाकी लोगों को उसके अनुसार जानकारी भी देते हैं। उसी प्रकार वेद व्यास के जो शिष्य हैं जेमिनी ऋषि, उन्होंने भी पैरेलल एक नए सिस्टम की शुरुआत की थी पराशर जी के समय पर ही, जहां पर राशियों को बहुत ज्यादा मान्यता मिली और उस गणना के अनुसार अधिक सटीकता के साथ ज्योतिषीय गणनाएं हमारे सामने निकल के भी आई। उन्हीं सब रूपों को आज किस प्रकार हम जान सकते हैं, किन दशाओं के अनुसार हम अपने प्रेडिक्शंस को आगे बढ़ा सकते हैं, और पराशरी ज्योतिष के साथ साथ यदि हम जेमिनी ज्योतिष को इसके साथ कंक्लूड करते हैं, इसके साथ क्लब करते हैं, तो हमारे प्रेडिक्शंस की जो धार है, जो वर्णन है, वो एक अलग तरीके से निकल के हमारे सामने आता है और ज्योतिष पर लोगों का विश्वास भी अधिक जमता है और फलित भी होता है। आज हमारे साथ भारतीय विद्या भवन के सीनियर फैकल्टी श्री रविंदर सिंह पंवार जी हैं, हमारे गुरु हैं, और इन्होंने हमें काफी नए नए विषयों पर नई नई चीजों के माध्यम से देश काल पात्र के अनुसार गणनाएं करना सिखाया है। मैं रविंदर सिंह जी जो हमारे सर हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा सर थोड़ा परिचय भी दें और जो जेमिनी ज्योतिष के एक गूढ़ सूत्र हैं उनके अनुसार आप हमें रास्ता दिखाएं कि हम इसको कैसे अपनी गणनाओं में शामिल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं रविंदर सिंह पंवार। बाई प्रोफेशन मैं एक इंजीनियर हूं। हाल ही में 2020 में जनवरी में मैंने सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर के पद से वीआरएस ले लिया और उसके बाद ये फैसला किया कि बाकी का जीवन ज्योतिष को अपने स्वास्थ्य के लिए और अध्यात्म के लिए दूंगा। मैं भी भारतीय विद्या भवन में 1999 में मैंने आचार्य किया। उसके बाद 2008 तक मैं रिसर्च में रहा। 2008 से मैंने ज्योतिष पढ़ाना शुरू किया। भारतीय विद्या भवन में रिसर्च करते हुए 2 किताबों का मैं को ऑथर भी हूँ। एक महर्षि पराशर की द्वादशोत्तरी दशा है, दूसरी दृष्टिकोण। और आज आपको कुछ जेमिनी के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं जेमिनी कहाँ से शुरू हुई, कैसे हमारे बीच आई, उसके बारे में 2 मिनट बताऊंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज्योतिष के जो भीष्म पितामह है महर्षि पराशर, उनके एक पुत्र थे ऋषि व्यास। ऋषि व्यास के डिसाइपल थे जेमिनी ऋषि। उन्हीं के नाम से जेमिनी ज्योतिष प्रचलित हुई। ऋषि जेमिनी ने जेमिनी ज्योतिष को 4 अध्यायों में कंप्लीट किया, जिसमें 936 संस्कृत के सूत्र मौजूद हैं। अब वो संस्कृत के सूत्र हैं, आज के जमाने में तो छोड़िए, पुराने जमाने में भी उसको पढ़ के समझना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उन सूत्रों के बहुत डीप मीनिंग्स थे। कुछ दिनों के बाद ये पता चला कि आंध्र प्रदेश के एक बहुत ही मशहूर ज्योतिषी थे विमुरी रामामूर्ति जी। उनके पिता ने ज्योतिष का अध्ययन करने के लिए उन्हें वाराणसी भेजा। वहां एक ब्राह्मण से उनकी मुलाकात हुई जिनके पास ये सूत्र थे। उन्होंने विमुरी रामामूर्ति जी के सामने कंडीशन रखी कि आप इन सूत्रों को यही मेमोराइज करेंगे, आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, ना ही ये सूत्र बाहर लेकर आप जा सकते हैं, इस शर्त पर हम आपको ये सूत्र पढ़ने के लिए देंगे। विमुरी रामामूर्ति जी ने उन सूत्रों का अध्ययन किया। इसके साथ एक और कंडीशन उन्होंने रखी कि आप इसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे। हाँ, यदि आपको कोई अच्छा शिष्य मिल जाता है तो आप ये विद्या उसे जरूर सिखा सकते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद, जैसे कि आप सभी जानते हैं, पूरे भारतीय विद्या भवन में, पूरे संसार में एक विख्यात ज्योतिषी जो हमारे परम ज्योतिष गुरु श्री केन राव जी हैं, वो पहले से ही जेमिनी ज्योतिष का ज्ञान रखते थे, पर उनकी मुलाकात विमुरी रामामूर्ति जी से हुई। अब विमुरी रामामूर्ति जी को राव साहब से बेहतर शिष्य कहाँ मिल सकता था। उन्होंने ये ज्ञान थोड़ा राव साहब को दिया और राव साहब ने
उस ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद उसे गूढ़ा और उसको बहुत ही सिंपल तरीके से रिप्रोड्यूस किया। उसी से राव साहब ने बहुत सारी प्रिडिक्शन की। उस प्रिडिक्शन के बेसिस पर 1992 में सीरीज ऑफ आर्टिकल किए थे और फिर उसके बाद एक बहुत ही विश्वविख्यात पुस्तिका निकाली, प्रिडिक्टिंग थ्रू जैमिनी चरदशा। मैंने वो किताब पढ़ी जब जैमिनी पढ़नी शुरू की। मैंने इससे सरल किताब अपने जीवन में नहीं देखी। किस तरीके से उन्होंने अध्याय में, छोटे छोटे अध्याय में सिखाने की कोशिश की। एक बारी पढ़ने के बाद उस किताब को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आपके जहन में पूरी उतर जाती है। राव साहब ने कारकों को बताया कैसे बनाते हैं, दशा कैसे बनाते हैं, इतनी सारी इलस्ट्रेशंस उसने दी, समझाया कि दशा को प्रैक्टिकली कैसे लगाते हैं। लेकिन राव साहब की जैमिनी की जर्नी यही नहीं रुकी। फौरन ही बाद 1995 में ही उन्होंने एक कारकामशा मंडूक दशा पर किताब लिखी, जो जैमिनी की एक और दशा है। उसके बाद राव साहब ने ये जैमिनी ज्योतिष अपने विद्यार्थियों में बांटनी शुरू की और एक विद्यार्थी को चुना जिसका नाम मिस अखिला कुमार है। उनसे बैठकर स्थिर दशा पर एक किताब लिखवाई। इसके बाद से जैमिनी पूरे इंडिया में बहुत प्रचलित हो गई। राव साहब की जर्नी जैमिनी की यही नहीं रुकी। उन्होंने 2014 में एक विशेष किताब एडवांस प्रिडिक्शन थ्रू जैमिनी चरदशा निकाली। मैंने वो किताब पढ़नी शुरू की थी कर्नल गौड साहब के साथ में। मैंने उसका पहला अध्याय पढ़ा तो ये पाया कि उसके एक एक अध्याय से एक एक किताब लिखी जा सकती है। और आज ये आलम है कि न ही भारतीय विद्या भवन के अध्यापक गण बल्कि उनके विद्यार्थी भी जैमिनी से भविष्यवाणियां करते शुरू हो गए हैं। यही जैमिनी ज्योतिष का परिचय है। सर, हमारे साथ धर्म नारायण शर्मा जी हैं। वो भारतीय विद्या भवन के स्टूडेंट हैं और हमारे सीनियर हैं। ये सब कार्यकलाप जो हम कर रहे हैं उनके गाइडेंस में है। उनके कुछ विचार हैं जैमिनी ज्योतिष को लेकर, कुछ प्रश्न है उनके मन में। तो मेरा निवेदन रहेगा शर्मा जी, आप सर से जरूर वो डिस्कशन करें। जी राजदीप जी, धन्यवाद। सर, सादर चरण स्पर्श, आपका आशीर्वाद आज हमारे साथ है। हम लोग थोड़ा सा एक प्रयास कर रहे हैं, तरुण जी की टेक्निकल सपोर्ट, राजदीप जी का सपोर्ट और आपका सबका आशीर्वाद। तो आज सर, आज का विषय जैसे चुना गया है, काफी रिक्वेस्ट भी आ रही थी और काफी लोगों ने कहा कि जैमिनी के बारे में डिस्कशन करना है। तो आप इस सब्जेक्ट के लिए आपसे ज्यादा अच्छा हमें कौन गाइड कर सकता है। सर, थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैमिनी के अंदर द इम्पोर्टेंस इज गिवन टू द राशि, यस, तो विच इज डिफरेंट देन पाराशरी सिस्टम। तो थोड़ा इस पे थोड़ा सा सर आपके वर्ड्स, आपकी व्यूज चाहिए कि राशि की इम्पोर्टेंस जैमिनी में जो ज्यादा दी जाती है, उसका थोड़ा सा सर प्लीज इलेबोरेटली हमको समझाएं। देखिए, इससे पहले मैं आपको पाराशरी और जैमिनी में फर्क करना बताऊं तो उसी के आधार पर जैमिनी में राशि को क्यों महत्व दिया गया है वो बताऊंगा। देखिए, जो पाराशरी सिस्टम है वो नक्षत्र बेस्ड है। वहां जो दशा है वो प्लैनेट्स की होती है। आपका जो जन्मकालीन चंद्रमा है जिस नक्षत्र में है, आपको जन्म के समय उसी प्लैनेट की दशा मिलेगी और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है उसके बाद में। सपोज आप केतु के नक्षत्र में पैदा हुए तो जन्म के समय आपको केतु की दशा मिलेगी, उसके बाद शुक्र की, उसके बाद सूर्य की, उसके बाद चंद्रमा की और मरकरी तक ये ऑर्डर चलता है। पर जहां तक जैमिनी ज्योतिष का ताल्लुक है, वहां प्लैनेट्स की दशा नहीं होती, वहां राशियों की दशा है। और जो लग्न में राशि होती है सबसे पहले उसकी दशा मिलती है। उसके बाद ये निर्भर करता है कि लग्न कौन सा है, वो इनडायरेक्ट होगी या डायरेक्ट होगी। पाराशरी ज्योतिष में जो कारक्स हैं वो नेचुरल कारक्स हैं, उनको फिक्स्ड कारक के नाम से हम जानते हैं। जैसे बृहस्पति है, वो पुत्र कारक है, हम जानते हैं। मेरा बृहस्पति, मेरे लिए भी बृहस्पति पुत्र कारक है, आपके लिए भी पुत्र कारक है और शर्मा जी के लिए भी पुत्र कारक है। सारे संसार के लिए पाराशरी ज्योतिष में बृहस्पति ही पुत्र कारक है। पर जब हम जैमिनी की बात करते हैं तो शनि पुत्र कारक हो सकता है, सूर्य भी पुत्र कारक हो सकता है, इवन बृहस्पति भी किसी का पुत्र कारक हो सकता है। उसका कारण है कि वहां पर जो कारक है उनकी नियुक्ति
प्लैनेट्स की दशा, प्लैनेट्स की डिग्री से होती है। जिस प्लैनेट की साइन को हटा के सबसे ज्यादा डिग्री होती है वो प्लैनेट आत्मकारक होता है, और जो 5 नंबर पर डिग्री में आता है वो पुत्र कारक होता है। अब वो सूर्य भी हो सकता है, शनि भी हो सकता है, और जो सबसे कम डिग्री का प्लैनेट है वो दारा कारक होता है। पाराशरी में जो दशा है वो बिल्कुल फिक्स्ड है। अब केतु को 7 साल की ज्यादा दशा नहीं मिल सकती, शुक्र को 20 साल से कम या ज्यादा दशा नहीं मिल सकती, पर जेमिनी में ऐसा नहीं है। जेमिनी में सपोज मेरी एरीज की दशा है तो वो 10 साल की हो सकती है, और आपकी मान लिया एरीज की दशा है तो वो 12 साल की भी हो सकती है, 3 साल की भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि मेष राशि का स्वामी गया कहाँ है। जो हमारी पाराशर ज्योतिष है उसमें डिग्रीज का बहुत महत्व है, इसीलिए जो टाइम ऑफ बर्थ है वो बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। अदरवाइज चंद्रमा की भगवान से आपकी दशा गलत कैलकुलेट हो और भविष्यवाणी भी गलत हो। पर जेमिनी में अगर थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे भी है, पर डिग्री इतनी करेक्ट जरूर होनी चाहिए कि नवांश कम से कम वही हो, क्योंकि हमें वहां श्वांश लग्न और कारकांश लग्न से डील करना है। इसलिए तीसरा, यह एस्पेक्ट प्लैनेट्स के हैं पाराशरी में, और जेमिनी ज्योतिष में जो एस्पेक्ट हैं वो राशियों के हैं। जैसे कि स्थिर राशियां चर राशियों को एस्पेक्ट करती हैं एंड वाइस वर्सा, दूसरे भाव राशियां आपस में एक दूसरे को एस्पेक्ट करती हैं। पाराशरी में जो एनालिसिस है हॉरोस्कोप का वो हम लग्न, चंद्रमा और कारक से जनरली करते हैं, पर जेमिनी में हमको 3 अलग अलग लग्न मिले हैं। लग्न के साथ साथ हम कारकांश लग्न से भी करते हैं, आरूढ़ लग्न से भी करते हैं, और एक और मेन लग्न है उपपद, क्योंकि ज्यादातर जेमिनी में कमेंट्रीज जो है इन्हीं 3 लग्नों से की गई है। अब रही बात ये कि जेमिनी दशा राशि दशा को ही क्यों इंपॉर्टेंस दी गई है। इसमें हम एनालिसिस पे काम करते हैं। जैसे कोई भी चीज जब तक हम पाराशर से नहीं आएंगे जेमिनी पे, वो दर्शकों को समझ नहीं आएगी। हम नेचुरल ज़ोडिएक लेके समझाते हैं। सपोज मेष राशि लग्न में उदय हो रही है और किसी की पाराशरी में सूर्य की दशा है, तो हम बोलेंगे ना कि पंचमेश की दशा है, तो जो रिजल्ट होंगे वो सूर्य के कार्य तत्व के अनुसार होंगे, पंचम भाव के कार्य तत्व के अनुसार होंगे, और सूर्य का जो पीएसी कनेक्शन होगा जिन प्लैनेट्स के साथ और उसकी अवस्था के अनुसार। अब उसी चीज को जेमिनी में देखने की कोशिश करते हैं। अब सपोज कालपुरुष कुंडली में पंचम राशि सिंह है और आपकी सिंह राशि की दशा है। जब सिंह राशि की दशा है तो उसमें जेमिनी में ये दर्शाया कि सिंह राशि की दशा जो लायन होता है वो जंगलों में पाया जाता है, हिली एरियाज की दशा, तो उस राशि की दशा में आप हिली एरियाज में जा सकते हैं। और फॉल फ्रॉम हाइट की भी दशा है। अब पंचम में अगर मकर राशि है तो चेंज की दशा है, अगर मीन राशि है तो डीप स्पिरिचुअलिज्म की दशा है, कुंभ राशि है तो आप अध्यात्म से संबंध रखेंगे, कन्या राशि है तो आप बिजनेस कर सकते हैं, आपको रोग हो सकता है, मेष राशि है सबसे पहले तो उस राशि की दशा के क्या फल है उसके हिसाब से हम उसे डील करेंगे। दूसरा, अगर वो पंचम राशि की दशा है तो निश्चित ही जो पंचम भाव के सिग्निफिकेशंस हैं वो उस पंचम राशि से कनेक्ट होंगे, उसके हिसाब से रिजल्ट होंगे। दूसरा, उस राशि में कौन सा कारक बैठा है, कौन से कारक उसे देखते हैं, वहां से कारक कहाँ कहाँ गए, इसलिए हम राशि को ज्यादा इंपॉर्टेंस जेमिनी में देते हैं। दूसरा, जैसा कि हम जानते हैं कि सभी चर राशियां स्थिर राशियों को एस्पेक्ट करती हैं और स्थिर राशियां चर राशियों को एस्पेक्ट करती हैं, तो अगर चर राशि में ज्यादा ग्रह हैं तो वो स्थिर राशियों को एस्पेक्ट करेंगे, तो स्थिर राशियां ज्यादा मजबूत हो जाएंगी, तो स्थिर राशियों की दशा में अच्छे फल की अपेक्षा की जा सकती है। इसी तरीके से अगर स्थिर राशि में ज्यादा प्लैनेट बैठे हैं तो वो चर राशियों को एस्पेक्ट करेंगे, तो चर राशियों की दशा में सब राजयोग बनेंगे और उससे हम ज्यादा अच्छे फल प्राप्त करेंगे। इसीलिए राशियों की इंपॉर्टेंस है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस राशि का जो आपने एक्सप्लेनेशन यहाँ समझाया हम लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सर वहाँ जेमिनी ज्योतिष के अंदर कारकांक्षा लगन
पद लगन और अरुधा लगन का भी काफी इंपॉर्टेंस रहता है, और तीनों अलग अलग तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में समझाएं प्लीज। देखिए, ये जेमिनी के तीनों महत्वपूर्ण लग्न इसलिए हैं क्योंकि जेमिनी सूत्रम में और जेमिनी ऋषि ने इन्हीं लग्नों से ज्योतिष के गूढ़ मंत्र दिए हैं। सारे गूढ़ मंत्र 936 श्लोकों में है। उनको याद करना एट ए टाइम, संस्कृत में समझना उनका डीप मीनिंग बहुत ही मुश्किल काम है। ये पहली बार राव साहब ने उसका प्रैक्टिकल यूज अपनी किताबों में दिखाया है। मैं उनके हिसाब से बताता हूँ। सबसे पहले कारकांश लग्न। कारकांश लग्न हम निकालते कैसे? जो सबसे ज्यादा डिग्री का प्लेनेट होता है उसे आत्मकारक कहते हैं, और आत्मकारक की जो नवांश राशि है वो राशि हम नोट करते हैं, वो देखते हैं कि जन्म कुंडली में कौन से भाव में पड़ती है, उसी भाव को हम कारकांश लग्न के नाम से जानते हैं। और वही राशि नवांश में जिस भाव में पड़ती है उसे हम कारकांश लग्न के नाम से जानते हैं। कारकांश लग्न से जितनी भी क्लासिकल टेक्स्ट है उन्होंने कारकांश लग्न से ही कमेंट्री को लिखा है। इसी तरीके से आरूढ़ लग्न। आरूढ़ शब्द जो है वो कुंडली में हर भाव से कनेक्टेड है, पर आरूढ़ लग्न लग्न से कनेक्टेड है। लग्न का स्वामी लग्न से कितनी दूर गया, सपोज चौथे घर में गया तो वहां से 4 घर और गिनेंगे। 4 घर गिनने के बाद जिस भाव पे पहुंचते हैं वही आरूढ़ लग्न होगा। अगर हम दूसरे भाव का आरूढ़ निकालें तो उसे द्वितीय पदम कहते हैं, दूसरा पद। तीसरे भाव का आरूढ़ निकाले तो तृतीय पदम, चतुर्थ पदम, पंचमा आरूढ़। वहां हम आरूढ़ के नाम से भी और पद के नाम से भी। बेसिकली आरूढ़ लग्न की विशेषता यह है कि हम आरूढ़ लग्न एक सेकंड पॉइंट ऑफ एनालिसिस हमें मिल जाता है। जैसे लग्न से देखते हैं, आरूढ़ लग्न से देखते हैं, दोनों से स्थिति अच्छी आ रही है तो हम बोलेंगे अच्छा होगा। मेरी एक रीडिंग है आरूढ़ लग्न के बारे में जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जेमिनी सूत्रम में ऐसा कहा गया है कि अगर सप्तम का आरूढ़ केंद्र या त्रिकोण में पड़ता है तो वो व्यक्ति, वो जातक पब्लिक में जाना जाता है, मासेस में जाना जाता है, फैन फॉलोइंग होती है, प्रॉस्परस होता है। जब मैंने ये सूत्र पढ़ा तो मैंने कुछ कुंडलियां इकट्ठी की। सबसे पहले मैंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की कुंडली देखी, मोदी जी की। उनका आरूढ़ लग्न लग्न में ही है, वो वृश्चिक लग्न के हैं और मंगल लग्न में। उनका सप्तमेश शुक्र हुआ जो दशम में बैठा है, वो उनका आमात्य कारक भी है। अब लग्न से आमात्य कारक दशम में आ गया, ये बिल्कुल मोदी जी की कार्यशैली को दर्शाता है। अब जब सप्तमेश का आरूढ़ निकालेंगे, वो वहां से चतुर्थ भाव दशम हुआ, वहां से 4 भाव और गिनेंगे तो लग्न हो जाएगा। उनका सप्तम का आरूढ़ भी लग्न में है। अब आप देख सकते हैं कि वो विश्वविख्यात व्यक्ति है। इसी तरीके से फिर मैंने और कुंडलियां इकट्ठी की तो देखा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, उनका आरूढ़ लग्न भी लगन में ही है। उनकी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारे देश की बड़ी प्रधानमंत्री 2 बार रह चुकी हैं, उनका आरूढ़ लग्न भी लगन में। उनके 2 पुत्र हैं, संजय गांधी, राजीव गांधी, उनका आरूढ़ लग्न भी लगन में। फिर मैंने अभिनेत्रियों की तरफ और अभिनेता की तरफ जाया। हमारे देश का, इवन दूसरे देशों में भी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग अगर देखें तो अमिताभ बच्चन से ज्यादा किसी की नहीं। बिग बी का भी जो आरूढ़ लग्न है वो सप्तम भाव में। अब देखिए, जिस भाव में आरूढ़ लग्न पड़ रहा है उसी भाव से संबंधित आदमी को फेम मिल रहा है। फिर मैंने उसे और अंदर से देखने की कोशिश की। उनके आरूढ़ लग्न से दशम पर दारा कारक की दृष्टि है। उनका दारा कारक बृहस्पति है जो एक्सोल्टेड वर्गोत्तम है और पुष्कर नवांश में है। तो आदमी ऐसे ही फेमस नहीं होता। उसके बाद मैंने परमानंद सरस्वती जी की कुंडली देखी।
परमानंद सरस्वती जी के बारे में आपने सुना होगा, नवे भाव से तल, आरूढ़ लग्न भी नवम भाव में, और उनका भी धारा कारक लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ उसको देख रहा है। उनके आरूढ़ लग्न से भी दशम को चंद्रमा देखता है, जो उनका धारा कारक है। तो आरूढ़ लग्न दशम धारा कारक के संबंध से अगर देखें तो आदमी को फेम मिलता है। एक और जेमिनी का लग्न है जो उपपद है, ये 12वें भाव से संबंध रखता है। 12वें भाव के पद को बेसिकली उपपद कहा है। इसके बारे में जेमिनी ऋषि ने उपपद शादी से संबंध भी रखता है, और भी कई भविष्यवाणियां उपपद से हो सकती हैं, पर चूंकि 12वें भाव का पद है तो शादी से उसका संबंध ज्यादा है। महर्षि जैमिनी ने 7th हाउस से ज्यादा उपपद से दूसरे भाव को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी सभी क्लासिक्स। उपपद से दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह से ये पता लगाया जा सकता है कि आपकी होने वाली पत्नी किस तरह की होगी या उसके साथ आपका क्या रिश्ता होगा। तो इन लग्नों की अलग विशेषताएं, बहुत कमेंट्रीज हैं इसके बारे में। जैमिनी सूत्रम में भी राव साहब ने भी बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है। आपसे डिस्कशन करके ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो खत्म ही ना हो। और सर अब आपसे ऐसे ऐसे मतलब सूत्र मिल रहे हैं एक्चुअली। सर एक थोड़ा सा क्वेश्चन इससे नेक्स्ट जो था वो जैसे राजयोग होते हैं हमारे पाराशरी ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में, तो जैमिनी में राजयोग कैसे डिफर करते हैं पाराशरी ज्योतिष से, थोड़ा इसके बारे में बताएं सर। देखिए, फिर पाराशर के पास जाना पड़ेगा। जी सर। क्योंकि उन्हीं के पुत्र के डिसाइपल थे जैमिनी ऋषि। जी सर। देखिए, जो पाराशरी में राजयोग है वो केंद्र त्रिकोण के इंटरेक्शन से बनते हैं, उनके पीएससी कनेक्शन से बनते हैं। यही तक नहीं, और भी कई, उनको एग्जैक्टली राजयोग का नाम नहीं दिया, पर मैं उन्हें राजयोगी मानता हूं। जैसे गजकेसरी योग, चंद्रमंगल योग, महापुरुष योग, पंच महापुरुष योग, और उसके साथ में ले तो महाभाग्य योग। लेकिन उनकी दशाओं में उनके फल मिलते हैं। अब जैमिनी पर आते हैं। चूंकि जैमिनी कारक पे निर्धारित है, कारक के ऊपर डिपेंड है, वहां पर 4 ही कारकों को राजयोग बनाने के लिए लिए। आमात्य कारक, आत्म कारक, पुत्र कारक और धारा कारक। 5वां जो लिया है वो पंचमेश को लिया, कारक नहीं लिया। अगर ये आपस में कोई पीएससी संबंध रखते हैं तो जैमिनी के राजयोग बनते हैं। इसके अलावा भी जैमिनी में कई अच्छे राजयोग बताए गए। एक बहुत ही विख्यात राजयोग है जिसका डिस्कस राव साहब ने किया है। अगर आपकी जन्म कुंडली में नवांश में दृष्टिकोण में कोई एक ग्रह तीनों के लग्न को देखें तो बहुत बड़ा जैमिनी का राजयोग है, या एक से ज्यादा ग्रह तीनों के लग्न को देखें तो बहुत बड़ा राजयोग बनता है। कुछ स्पेशल राजयोगों का भी जिक्र हुआ है। चंद्रमा यदि बहुत ग्रहों के साथ संबंध बनाता है या चंद्रमा को बहुत से ग्रह देखते हैं तो एक स्पेशल किस्म का राजयोग है। इसमें दूसरे ग्रह को भी ऐड किया है, वो है शुक्र। आत्मकारक से शुक्र और चंद्रमा यदि चतुर्थ में हो तो लॉयल्टी होगी, आप रॉयल जिंदगी जिएंगे। यदि कारकांश लग्न से चंद्रमा और शुक्र कारकांश लग्न में हो या कारकांश लग्न से दशम को देखो तो ये बहुत बड़ा फेम का राजयोग है। अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में ये राजयोग है। मैंने क्या पाया है मैं वो बताना चाहता हूं। जैमिनी के राजयोगों पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो आप ये मान लीजिए कि उनकी दशा में तरक्की निश्चित है। अगर पाप ग्रहों की दृष्टि है तो कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आने का योग है। लेकिन 3 ग्रहों को सबसे ज्यादा महत्व जैमिनी के राजयोग में दिया है। सबसे पहला आत्मकारक, दूसरा अमात्य कारक और तीसरा धारा कारक। अगर आत्मकारक और अमात्य कारक की स्थिति एक दूसरे से केंद्र में हो, एक दूसरे से 11वें भाव में हो, 311 एक्सिस में हो, तो बहुत अच्छे फल मिलने की अपेक्षा की जा सकती है।
अगर दारा कारक का संबंध आत्म कारक से हो जाए तो आपको आपके कार्य में फेम मिल सकता है। एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिकल रिसर्च कर्नल गौड़ साहब ने इसके ऊपर कराई थी, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। कुंडली में दशम भाव में हम अपना कैरियर ढूंढते हैं, वो हमारे कर्म का भाव है। भावात भावम में अगर हम देखें तो दशम का दशम सप्तम भाव है, चतुर्थ सिंहासन है, चतुर्थ का चतुर्थ भी सप्तम भाव है। दो इंपॉर्टेंट भावों का भावात भावम सेवंथ में पड़ता है। अब देखने वाली बात यह है कि एक का कारक तो दारा कारक है सप्तम का, और एक का कारक अमात्य कारक है। उन्होंने बोला अगर अमात्य कारक को नवांश के सप्तम से जोड़ो और दारा कारक को दशमांश के सप्तम दशम से जोड़ो और इनका इंटरेक्शन कनेक्शन नवांश या दशमांश पे बनता है तो 101% उस राशि दशा में आदमी का उत्थान होता है, आदमी तरक्की करता है। तो जेमिनी के जो राजयोग हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये, ऐसा नहीं है कि पुत्र कारक इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी एजुकेशन से संबंध पुत्र कारक से आता है, लेकिन बहुत से ऐसे आदमी हैं जिनकी कम एजुकेशन भी फिर भी लाइफ में तरक्की करते हैं। और आज का डिस्कशन तो वाकई बहुत नॉलेजेबल बन रहा है। मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा तरुण जी, आप थोड़ा डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें और सर से कुछ आप भी डिस्कस करें प्लीज। बिल्कुल, थैंक यू सो मच शर्मा सर। सर आपको बहुत बहुत चरण स्पर्श प्रणाम। आज ऐसी नॉलेज हम गेन कर रहे हैं जो बहुत एक वैल्यूएबल है हमारे लिए, बहुत एक हमको अच्छा लग रहा है इसको गेन करके। सर जो स्थिर दशा और मंडूक दशा है जैसे आपने बताया, थोड़ा इसके बारे में बताइए सर, इसको कैसे यूज कर सकते हैं हम प्रेडिक्शन के लिए, इनका बेसिस कैसे होता है? देखिए, सबसे पहले स्थिर दशा के बारे में बात करते हैं। स्थिर दशा किस लिए इस्तेमाल करते हैं? जेमिनी की बेसिकली जेमिनी में लगभग 30-40 दशाओं का विवरण किया है, जिसमें से जो दशाएं इंपॉर्टेंट हैं वो चर दशा, मंडूक दशा, स्थिर दशा, नवांश दशा, नारायण शूल दशा, त्रिकोण दशा। पर उसमें सबसे ज्यादा जो रिसर्चेस या जो इंपॉर्टेंट दशाएं हैं वो चर दशा, मंडूक दशा और स्थिर दशा है। उनमें से आपने स्थिर दशा के बारे में बात की। स्थिर दशा को ज्यादातर अरिष्ट के लिए देखते हैं, एक्सीडेंट कब होगा, बीमार कब होंगे, मृत्यु तुल्य कष्ट कब हो सकता है, लाइफ में मिजरीज कब आ सकते हैं। स्थिर दशा का कैलकुलेशन का तरीका ये है, जो 7 कारक हैं हमारे, हम उन 7 कारकों का पहले ग्रह बल निकालते हैं, उसके बाद राशि बल निकालते हैं, उसका टोटल करने के बाद में जो वैल्यू आती है तो हर भाव की हमें स्ट्रेंथ मिल जाती है, हर राशि की स्ट्रेंथ मिल जाती है। उसमें फिर हम देखते हैं कि लग्न बली है या सप्तम बली है। उनमें से जो बली है वहां से 6, 8, 12 के स्वामियों को नोट करते हैं। अब उन 6, 8, 12 में से जो स्वामी ग्रह बल में बली है उसको हम ब्रह्मा बनाते हैं, और ब्रह्मा कुंडली में जिस राशि में बैठा हो वहां से स्थिर दशा की शुरुआत होती है। अगर वो 4 राशि में है तो दशा 7 वर्ष की होगी, स्थिर राशि में है तो 8 साल की होगी, और अगर दुष्यभाव राशि में है तो 9 साल की होगी। स्थिर दशा के जो नियम हैं, तो जो चर दशा के नियम हैं वही स्थिर दशा पे रखते हैं। इसीलिए चर दशा जेमिनी की सबसे ज्यादा प्रचलित दशा है। इस्तेमाल स्थिर दशा को हम नॉर्मली भी कर सकते हैं, पर अगर अरिष्ट देखने के काम में लगाएं तो ज्यादा अच्छे फल की उम्मीद की जा सकती है। अब मंडूक दशा पर आते हैं। महर्षि पराशर ने पराशरी में भी बहुत सी कंडीशनल दशाओं का जिक्र किया है। मैंने भी एक कंडीशनल दशा की बुक पर काम किया, द्वादशोत्तरी दशा। ये उन कुंडलियों पर लगती है जिनका वीनस का नवांश है, यानी कि जो लोग वीनस के नवांश में जन्मे हैं उन पर द्वादशोत्तरी दशा लगती है। बाकी कुंडलियों के लिए वो सेकेंडरी दशा है। इसी तरीके से मंडूक दशा भी एक कंडीशनल दशा। यदि केंद्र में कंडीशन क्या है, यदि केंद्र में 4 या 4 से ज्यादा ग्रह हो तो उस कुंडली पर जेमिनी की मंडूक दशा लगती है।
मंडूक का मतलब होता है फ्रो, इसीलिए जंपिंग वाली दशा। इसमें सबसे पहले केंद्रों की दशा आती है, उसके बाद में पेन्फर हाउसेस की है, केंद्र से अगले घरों की, लेकिन 4-4 घर छोड़ के, फिर अपोकिलेमा हाउसेस की दशा आती है। सपोज लग्न में मेष राशि उदय हो रही है, तो सबसे पहले दशा जो है 1, 4, 7, 10 यानी कि मेष, कर्क, तुला और मकर की होगी। उसके बाद मकर की दशा के बाद में 2, 5, 8, 11, उसके बाद 3, 6, 9, 12। अब अगर वृषभ राशि लग्न में उदय हो रही है तो हम दशा उल्टी चलेंगे, सप्तम भाव से गिनेंगे, यानी कि सबसे पहले वृश्चिक राशि की दशा होगी, उसके बाद सिंह राशि की दशा होगी, उसके बाद वृष राशि की दशा होगी और बाद में एक्वेरियस राशि की दशा होगी। मंडूक दशा के भी जो प्रिंसिपल्स हैं वो सेम है, कोई अलग से प्रिंसिपल्स नहीं है। जो जैमिनी चर दशा के प्रिंसिपल है या जो जैमिनी के सूत्र हैं वो उसके ऊपर भी लगते हैं। बहुत बढ़िया सर, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है और ये डिटेल्ड रिजल्ट्स इनसे मिलते हैं, हमको एग्जैक्ट सिचुएशन मालूम पड़ती है कि लाइफ में क्या चल रही होगी। सर जैसे हमने भी सूत्र डिस्कस किए, हमने कुछ कॉम्बिनेशंस डिस्कस किए, लाइफ में जो बेसिक किसी के लिए क्वेश्चंस होते हैं, मेरी जॉब कब लगेगी या मेरी शादी कब होगी, इस तरह के पैरामीटर्स को टाइम करने के लिए, इस तरह के इवेंट्स को देखने के लिए हम जेमिनी कैसे यूज कर सकते हैं सर? देखिए फिर हम पाराशरी पर जाएंगे। सपोज शादी करानी है तो सप्तम भाव को देखेंगे, सप्तम में बैठे हुए ग्रह या सप्तम को जो ग्रह देख रहे हैं उनके पीएससी करेक्शन वालों की दशा में शादी हो सकती है। इसी तरीके से जैमिनी में एक कारक है दारक कारक, जहां से शादी होती है उससे सप्तम देखेंगे, दारक कारक की नवांश राशि देखेंगे। ये जनरल है। दूसरे तरीके से समझाएं तो फिर से काल पुरुष की कुंडली लेते हैं और काल पुरुष की कुंडली में पंचमेश सूर्य, दशा होंगे सूर्य के कार्य तत्व के अनुसार, रिजल्ट होंगे सूर्य के कार्य तत्व के अनुसार, पंचम भाव के कार्य तत्व के अनुसार। इसी तरीके से यदि पंचम भाव में जो राशि पड़ रही है उसके अनुसार फल होंगे। तो हमें देखना है कि लग्न से पंचम में कौन सी राशि पड़ रही है। अगर 10वें घर को देखता है तो लग्न से दशम में कौन सी राशि पड़ रही है, यानी कि जिस भी राशि की दशा है वो लग्न से कौन से भाव की राशि दशा है उसके फलस्वरूप ही फल होंगे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो राज साहब ने अपनी पूरी किताब में समझाया है, वो है कि उस राशि को लग्न बनाओ और वहां से देखो कि कारक कहाँ कहाँ स्थित है। ये सबसे इंपॉर्टेंट और जिससे बिल्कुल मैग्निफिशेंट रिजल्ट आते हैं। राशि दशा से दशम में आमात्य कारक आया तो कार्य में वृद्धि, 11वें में आमात्य कारक आएगा तो तरक्की हो जाएगी। तीसरा राज साहब ने जिक्र इस बात का किया है कि जो कारकांश लग्न है, कारकांश लग्न से और आरूढ़ लग्न से जो कमेंट्री है, जो फल दिए गए हैं जैमिनी सूत्रम में, उनको इस्तेमाल करें। जैसे किसी का अमात्य कारक कारकांश लग्न में बैठा और वो सूर्य है तो आदमी पॉलिटिशियन होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा, पब्लिक के लिए काम करेगा। वो भी बातें सत्य हैं, पर साथ ही साथ जो क्लासिकल नॉलेज है, जो क्लासिकल सूत्र है, उनको लिटरली ना अप्लाई किया जाए, उनको लिबरली देखा जाए, ये भी कहा गया है। चौथा जो राव साहब ने वार्न किया है, जो पाप ग्रह है उनका भी इस्तेमाल करना है। जैसे मंगल और शनि है, अगर राशि दशा को देखते हैं तो निश्चित ही उस राशि दशा में प्रॉब्लम होगी। कौन सी प्रॉब्लम होगी? दशम को देखते हैं तो प्रोफेशन में प्रॉब्लम, पंचम को देखते हैं तो पुत्र को प्रॉब्लम, छठे को हो, छठे घर की राशि दशा है तो रोग हो सकता है। यहां उन्होंने राहु का इस्तेमाल किया कि अगर राहु और ज्ञाति कारक दोनों मिलकर किसी राशि दशा को देखें तो उस राशि दशा में वो पीरियड ऑफ वॉच है, उसको वॉच कीजिए कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब वो निर्भर करता है कि और कौन से कारक देखते हैं, कौन से भाव से उसका कनेक्शन है, ये देखना जरूरी है। इसी तरीके से हम जैमिनी में फलित करते हैं।
सर जेमिनी में राहु और केतु को नहीं कंसिडर किया जाता सर, इसका क्या रीजन है सर? देखिए, राहु और केतु जो है, हमें सभी पता है कि भाई वो छाया ग्रह है और उनका कोई स्वामित्व नहीं है, कोई लॉर्डशिप नहीं है। जब लॉर्डशिप नहीं है तो जेमिनी में राशि दशा कैसे कैलकुलेट करें? उनका लॉर्ड कहाँ गया, जब तक ये पता नहीं चले तो हम राशि दशा कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। पर ऐसा नहीं है कि जेमिनी में राहु केतु को बिल्कुल छोड़ दिया और उनसे बात नहीं की है। राहु का ग्रह बल भी नहीं कैलकुलेट होता, यहां तक कि जब हम षट बल पढ़ाते हैं वहां भी हम 7 ग्रहों का ही कैलकुलेट करते हैं, और जब स्थिर दशा की कैलकुलेशन करते हैं वहां भी हमने ग्रह बल को नहीं कैलकुलेट किया। पर जब हम चर दशा कैलकुलेट करते हैं तो हम राहु केतु का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे करते हैं? 2 दशाएं हैं, एक वृश्चिक राशि की दशा है और दूसरी कुंभ राशि की दशा है। वृश्चिक राशि के 2 स्वामी बताए गए हैं। एक फ्रेज है पुराना, शनिवत राहु कुजवत केतु। तो वृश्चिक राशि के 2 स्वामी हैं, एक तो मंगल, दूसरा केतु। उसके कुछ नियम हैं जो राज साहब ने किताब में दर्शाए हैं। स्पेशल नियम है कि अगर वृश्चिक में राहु हो, वृश्चिक में अगर मंगल हो तो केतु तक गिनेंगे, और अगर वृश्चिक में केतु हो तो मंगल तक गिनेंगे। अगर दोनों वृश्चिक में बैठे हैं तो 12 साल की दशा मिलेगी। अगर दोनों वृश्चिक से बाहर है और किसी ग्रह, तो उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि कहां तक गिने। अब स्ट्रेंथ नोट करने के लिए भी 2-3 कानून बनाए गए हैं। जो प्लेनेट ज्यादा डिग्रीज का होगा या जो प्लेनेट किसी के साथ एसोसिएट होगा दूसरे प्लेनेट के साथ, वो बली होगा, वहां तक गिनो। यही रूल्स कुंभ राशि की दशा के कैलकुलेशन के भी। फर्क सिर्फ इतना है, कुंभ राशि की दशा इनडायरेक्ट होती है और वृश्चिक राशि की दशा डायरेक्ट होती है। एक बात और कही गई है, लेकिन उस नियम को कहीं लगाया नहीं गया, कि अगर 2 कारक का, अगर 2 प्लैनेट्स का डिग्री, मिनट, सेकंड्स बिल्कुल बराबर हो, कारक को डिफरेंशिएट करने के लिए 8वां कारक राहु बना दिया जाता है। पर मैंने ऐसा अभी तक पाया नहीं कि किसी 2 प्लैनेट्स की डिग्री सेकंड्स तक सेम हो। एक और बात राहु के लिए है, राहु को दर्जा दिया गया है रिलेशनशिप का, पैटर्नल ग्रैंडफादर्स, मतलब नाना और दादा राहु इंडिकेट करता है और दादी और नानी को केतु रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए राहु केतु का हमने कोई जिक्र उसमें किया नहीं जेमिनी दशा में। शायद यही रीजंस है। सर ये बहुत इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है। हमको इतना में से इसको यूज करके जो प्रिंसिपल्स ये हैं, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं साथ में। ये बहुत इंफॉर्मेटिव है और सबको बहुत बेनिफिट देगी। सर एक मेरे को बताइए कि जेमिनी सिस्टम को जैसे पराशरी सिस्टम यूज होता है, अगर हम साथ में पैरेलली जेमिनी सिस्टम यूज करना चाहें तो जेमिनी सिस्टम कैसे यूज कर सकते हैं प्रेडिक्शन के लिए? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हम सब भारतवासी जो है ना वो बाइलिंगुअल है। हम हिंदी में सोचते हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं। अब ये दोनों की दोनों सिस्टम बिल्कुल ऐसे हैं। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है पराशरी को जानना। डायरेक्ट जेमिनी से जो प्रिडिक्शन है वो राज साहब जैसे गुरु ही कर सकते हैं, लेकिन जेमिनी एक बहुत ही खूबसूरत टूल है प्रिडिक्शन को करेक्ट करने के लिए। देखिए, सपोज आप शादी देख रहे हैं किसी की, तो आप पराशरी में देखते हैं ना कि शुक्र कहाँ है जो कारक है, सप्तम की कंडीशन अच्छी है कि नहीं है, सप्तमेश कहाँ गया है। अगर वो सभी अच्छी स्थिति में तो हम कहेंगे आपकी शादी ठीक हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम जेमिनी में देखें पैरेलली उसी हॉरोस्कोप में कि भाई इनका दारा कारक कहाँ है, दारा कारक से सप्तम राशि की क्या सिचुएशन है, उसे ज्ञाति कारक तो नहीं देखता, उसे कोई पाप ग्रह तो नहीं देखते। दारा कारक नवांश राशि कहाँ, वो केंद्र में गया या कहाँ गया। अगर दोनों से पैरेलली पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं तो आप अपनी स्टैंप लगाकर दे दीजिए कि तुम्हारी शादी कामयाब रहेगी। और दोनों से खराब आते हैं तो उस व्यक्ति को आपको वार्न करना पड़ेगा कि मुझे आपकी शादी में कुछ प्रॉब्लम नजर आती है। अब पंडिताई तो हमने की नहीं कि किसी को हम कुछ उपाय इसका बता दे कि भाई शादी कैसे ठीक होती है।
तो दोनों सर, पैरेलल सिस्टम बहुत चला कर देखिए तो हमारी फलित बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकती है। सर बहुत बार ऐसे होता है कि विंशोत्तरी दशा से सॉरी कुछ डिटेल्स दिख रही होती हैं, जेमिनी से वो बहुत और क्लियर होके आती है, बहुत उजागर होके आती है सामने, एग्जैक्ट कंडीशन, एग्जैक्ट पोजीशनिंग ऑफ इवेंट्स में पता चल रही होती है साथ साथ में। इसका कारण है, सपोज कर्क लग्न है और कर्क लग्न में शनि की दशा, शनि की तो सभी की 19 साल की दशा है, शनि षष्ठेश और सप्तमेश दोनों बैड लॉर्डशिप है और चंद्रमा से उसकी कोई दोस्ती भी नहीं। जब आप पंडित के पास जाएंगे तो सीधे बोलेगा तुम्हारी शनि की दशा शुरू होगी, और कर्क लग्न बोलेगा भी नहीं। ज्यादा विद्वान पंडित होगा तो बोलेगा कर्क लगन है, शनि खराब प्लेनेट है, कर्क लगन के लिए आपकी प्रॉब्लम शुरू है। सवाल उठता है क्या 19 के 19 साल उस आदमी के खराब जाने वाले हैं? फिर आप जेमिनी चर दशा पर आइए, जो छोटे स्पैन की दशा है। जैसा कि मैंने बताया, हर राशि दशा से कारक की मूवमेंट घूमती जाएगी। एक राशि दशा से आपका दारा कारक खराब पोजीशन पर है तो हो सकता है कुछ खटपट हो जाए। जैसे ही राशि दशा से दारा कारक करेक्ट पोजीशन पे आएगा तो आपकी स्थिति सुधर जाएगी। अब सप्तम से खाली पत्नी तो नहीं आती, आपकी पद प्राप्ति आती है, आपकी पब्लिक इमेज है, ये सारी चीज सप्तम से आती है। तो ये फर्क है कि जेमिनी से अच्छे रिजल्ट्स क्यों आते हैं। दूसरा, एक एक्स्ट्रा कमेंट्री हमें मिलती है। वो कमेंट्री क्या है? जैसे कारकांश लग्न से मैं एक दो सूत्रों के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे मैंने अभी बताया, अगर सूर्य किसी का अमात्य कारक है और कारकांश लग्न में बैठा है तो आदमी पॉलिटिशियन हो सकता है, पब्लिक सर्वेंट हो सकता है। इसी तरीके से यदि कारकांश लग्न से सूर्य को पंचम में बिठाई, सबको पता है पंचम भाव किस लिए होता है, आदमी फिलोसफी पढ़ सकता है, वेद पढ़ सकता है। शुक्र को बैठाएंगे तो गाने गाएगा, पोएट्री करेगा, क्रिटिक्स होगा। केतु को बिठाएंगे तो वो अच्छा मैथमेटिशियन होगा। यही स्थिति अगर अरूढ़ लग्न से देखें, क्लासिक्स क्या कहती है जैसा कि मैंने पहले बताया कि अरूढ़ लग्न से केंद्र में हो, लग्न में हो, या सप्तम का आरूढ़ केंद्र में बैठे तो प्रॉस्परस होता आदमी। दूसरा एक और रूल है, आरूढ़ लग्न से अगर 11वें भाव पर हम दृष्टि डालें, सपोज आरूढ़ लग्न से 11वें भाव में पाप ग्रह देखते तो निश्चित ही आदमी को इनकम बैड सोर्सेस से होगी। पैसे तो मिलेंगे क्योंकि 11वां घर है गेंस का। अगर शुभ ग्रह देखेंगे तो निश्चित ही जो इनकम होगी वो लाफुल होगी। अब अगर अमात्य कारक जैसा प्लेनेट 11वें में चला जाए और पाप ग्रह देखते हो तो आप सीधे सीधे आदमी को बोलिए, जो आदमी आपके पास आ जाए, कि अब आपकी इनकम टैक्स में पोस्टिंग होने वाली है, धन दूसरे सूत्रों से आपके पास आने वाला है। आरूढ़ लग्न से एक बात और है, अगर 12वें घर को देखें तो सूर्य, शुक्र और राहु अगर 12वें घर से संबंध बनाने तो पक्का गवर्नमेंट से आपको कोई पनिशमेंट टैक्स के रूप में हो, जीएसटी के रूप में हो, इनकम टैक्स के रूप में हो, आप लोग कोई ना कोई पेनल्टी, जो एक्सपेंडिचर होगा वो पेनल्टी के रूप में पेमेंट करना पड़ेगा। इसी तरीके से उपपद की कमेंट्री दी है, बहुत ही खूबसूरत कमेंट्री है उपपद की। जेमिनी ऋषि ने बोला कि उपपद से दूसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह, जैसे मैंने बताया आपकी पत्नी क्या व्याख्या कर सकता है, कैसी आपको पत्नी मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि उपपद से अगर दूसरे घर में पाप ग्रह है और पाप ग्रहों का इन्फ्लुएंस है तो ये एक विडोहुड कॉम्बिनेशन है, आपका पत्नी से विच्छेद हो सकता है। और दूसरा उन्होंने ये भी बोला कि आप सन्यासी भी हो सकते हैं। अब एक बात और बोल दी कि अगर दूसरे घर में कोई उच्च का ग्रह है और उसको शुभ ग्रह देखते हैं तो एक से ज्यादा पत्नी भी हो सकती है। उसमें भी एक एडिशन है, बोलते आपकी पत्नी किसी डिग्निफाइड फैमिली से हो सकती है। और ये सूत्र मैंने देखा उपपद से दूसरे भाव में, बहुत अच्छा सूत्र है, बहुत अच्छे से लगता है।
बहुत बढ़िया सर। सर ये चीजें इतनी ज्यादा डिटेल्ड है, इतनी डीप है, और आपने जो इसके अंदर अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस डाला है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस की है, वो इस चीज ने इसको और उभार दिया है। ये नॉलेज बहुत ज्यादा यूजफुल हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। सर यही तरीका है कि डायनेमिक प्रॉमिस भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं किसी चार्ट का, एक और भी टेक्निक होती है उसके अंदर कोई? देखिए, जो पुराने प्रिंसिपल्स मैंने बताए कि सबसे पहले हम देखेंगे कौन से भाव की राशि दशा है, रिजल्ट उसी भाव के। दूसरा, उस राशि में जेमिनी ने क्या लिखा। जैसे मेष राशि की दशा है तो ऑब्सेक्शंस आएंगी, मीन राशि की दशा है तो आप स्पिरिचुअली ओरिएंटेड होंगे। तीसरा, दूसरा, उस राशि को लग्न बनाइए, देखिए कारक कहाँ मूव। अब उसमें अगर दशम राशि की दशा चल रही है सपोज, और वहां से आपका अमात्य कारक 11वें भाव में आया और आपको कुंडली दिखाने आदमी आया, तो उसको बोलो कि आपकी प्रमोशन होने वाली है। वो 1 महीने बाद आके बोलेगा हाँ मेरी प्रमोशन हो गई। ऐसे ही इसके विपरीत सपोज अमात्य कारक राशि दशा से 8वें में चला गया और उसको पाप ग्रह देखते हैं, तो उसको बोलो भाई प्रोफेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, संभल कर चलो। ऐसे ही कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं कारकांश लग्न से ऑब्स्ट्रक्शंस के दिए, ऐसे ही कुछ प्रिंसिपल्स आरूढ़ लग्न से दिए। पर यह निश्चित है अगर दशम से अमात्य कारक 11वें में है तो अच्छा है, पर साथ ही साथ उसे कोई पाप ग्रह देख रहे तो निश्चित ही आपकी को कोई प्रॉब्लम आ सकती है। पर ज्ञाति कारक के लिए उन्होंने रूल अलग दिया है कि आप कंपटीशन से प्रमोशन हो सकते हैं, संघर्ष से प्रमोशन हो सकती है। बहुत बढ़िया सर। तो ये मात्य कारक का सर आप बता रहे हो इतना रोल है, थोड़ा सा और एलाबोरेट कर दीजिए सर, मात्य कारक की और इम्पोर्टेंस क्या होती है और वो किस तरह से रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि मात्य कारक को बहुत फोकस दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है जेमिनी में। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आदमी अपने कार्य से बहुत ज्यादा आज की डेट में परेशान भी है, इसलिए सबसे पहले अमात्य का मतलब जानते हैं। एक सीरियल आया था चाणक्य, उसमें अमात्य राक्षस होता है। बेसिकली अमात्य का जो लिटरल मीनिंग है वो ये है कि राजा का कंपेनियन, राजा के दरबार में मंत्री, राजा का सलाहकार, राजा का फॉलोअर। जितने इंपॉर्टेंट डिसीजंस राजा के दरबार में होते वो अमात्य लेता है, इसीलिए वो कैरियर से संबंध रखता है, ये हमारे कैरियर को भी दर्शाता है। अमात्य कारक जेमिनी में 3 भावों के का प्रतिनिधित्व देखता है, दूसरा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। सबसे पहले दूसरे भाव की सिग्निफिकेशंस को जाने। अलंकार तक उसको कुटुंब भाव बोलकर छोड़ देते हैं। अगर एडवांस पढ़ेंगे तो ये भाव जो है मिशन का है। A man with mission is from second house. Missionary zeals are in second house. आपका स्पीच सेकंड हाउस में, आप क्या बोलते हैं वो दूसरे घर में, आपकी वेल्थ दूसरे घर में। दूसरा घर है 10वां घर, हमें सभी को पता है, कैरियर का घर है, डिग्निटी का घर है हमारी, और उससे जो लाभ होता है वो 11वां घर, गेन्स, वो रिकॉग्निशन का, जो 10वें में आपने काम किया उससे जो रिकॉग्निशन आपको मिलेगा वो 11वां भाव। इन तीनों घरों का जो कारक है जेमिनी में वो अमात्य कारक है। अब अगर अमात्य कारक आपका 6, 8, 12 में जाता है लग्न से, कारकांश लग्न से या पद लग्न से, और उसको पाप ग्रह देखते हैं, तो निश्चित ही आपका कैरियर बहुत लाइफ में स्मूथ चलने वाला नहीं। अगर इसको दूसरे तरीके से देखें कि अमात्य, ये एफ्लिक्शन, दूसरे तौर पे अगर अमात्य कारक वीक है, वीक कब होता है? जब प्लेनेट नीच का होता है, जब प्लेनेट एनिमिकल साइन में होता है, जब प्लेनेट किसी दूसरे डेबिलिटेटेड प्लेनेट्स के साथ होता है, जब प्लेनेट कंबस्ट होता है। अगर इस तरीके की सिचुएशन में अमात्य कारक है तो आपको लाइफ में तरक्की करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि वो वीक है। इसी तरीके से यदि अमात्य ग्रह को पाप ग्रह देखते तो डिस्ट्रेस इन कैरियर, आपके कैरियर में डिस्ट्रेस होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये हुआ कि हम अमात्य कारक की स्थिति को जानें। अमात्य कारक
लग्न से, कारकांश लग्न से कहाँ बैठा, आरूढ़ लग्न से कहाँ बैठा। अगर वो केंद्र में है तो सबसे अच्छा, त्रिकोण में उसके बाद। आमात्य कारक को जानने के लिए आत्म कारक का सहारा लेना पड़ेगा। इनकी रिलेटिव पोजीशंस को जाने। अगर आत्म कारक से आमात्य कारक 11वें में बैठा है, केंद्र त्रिकोण में है, तो बहुत अच्छी स्थिति है। 311 एक्सिस पे है तो बहुत ही अच्छी स्थिति है। आमात्य कारक का और आत्म कारक का रिलेशन अच्छा होना चाहिए। यही नहीं, नवांश में भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपका आमात्य कारक कई ग्रहों से दृष्ट है या कई ग्रहों के इन्फ्लुएंस में, तो आप एक से ज्यादा काम जिंदगी में कर सकते हैं। और उसके ऊपर अगर वो शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो आपका कैरियर भी स्मूथ चलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आमात्य कारक की स्थिति को जान लेना बहुत जरूरी है। अब आमात्य कारक का 11वें घर से रिश्ता देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आमात्य कारक का रिश्ता 11वें भाव से है और उसको पाप ग्रह देखते हैं, तो निश्चित ही आपकी जो इनकम है कहीं ना कहीं उसमें खोट मिलेगा। और शुभ ग्रह देखते हैं तो वो इनकम आपकी अच्छी होगी। अब अगला सवाल ये है, अगर आमात्य कारक की पोजीशन बहुत अच्छी है, सपोज वो उच्च का है और उसको पाप ग्रह देखते हैं और 11वें से रिश्ता है, तो आप मंडी में बैठकर भी, दलालों की मंडी में बैठकर भी कीचड़ में कमल की तरह से अपने आप को बचा कर रखेंगे। ये आमात्य का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारक मैं से मानता हूं, क्योंकि इसके पास 3 घर है और जिंदगी में आदमी क्रियमान के साथ पैदा हुआ है, 10वें घर से संबंध रखता है। कार्य खराब तो सारी चीज खराब। यही आमात्य कारक की सबसे ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंस है बाकी कारकों के संदर्भ में। सर ये बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है सर, हम इसको अप्लाई करेंगे और हमको पता है बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और डीप रिजल्ट्स में आएंगे। आपका बहुत आभारी हूँ सर इसके लिए, चरण स्पर्श प्रणाम। अब राजदीप जी को बोलूंगा वो कुछ कहें। जी राजीव जी। सर बहुत सारी चीजें कम शब्दों में आपने कवर कर दी। शायद मुझे लगता है कि जितना हम लोगों ने 6 महीने के जो कोर्स में किया वो आपने यहाँ 50-60 मिनट में कवर कर दिया। तो मतलब इसका तो अनलिमिटेड है, ये एक नॉलेज हमें मिली। सर कुल मिला के ऑब्जर्वेशन ये मिला कि अगर हमारे पास किसी व्यक्ति का जन्म समय नहीं है तो भी हम जेमिनी दशा को लगाकर उसकी होने वाली घटनाओं पर चर्चा कर सकते हैं, उसका वर्णन निकाल सकते हैं। ये 100% ठीक नहीं है, पर कुछ हद तक ये काम करेगी। अगर बिल्कुल ही जन्म समय ठीक नहीं है, खाली लग्न ठीक है, तो नवांश में ना जाके हम नेटल कुंडली में या वर्त कुंडली में ही दशा को लगाकर कुछ ना कुछ उसे पक्का बता सकते हैं। यस सर, बिल्कुल ठीक है सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी टीम की तरफ से, शर्मा जी की तरफ से, तरुण की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक आपको जैसे हमें सब जानकारी है, दो दशाएं स्पेसिफिक रेशकांड और द्वादशी दशा पर आपने लिखा है, तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा किसी अन्य दिन भी आप अपना महत्वपूर्ण समय हम लोगों को दीजिए और आपके आशीर्वाद से हम इस चीज को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जरूर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और आई लुक फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच सर, इट्स आवर प्लेजर। आपका आशीर्वाद हमें मिला और आपके वैल्यूएबल पॉइंट्स हमें मिले। इनफैक्ट जैसे आपने आज एक्सप्लेन किया, ये वीडियो आने वाले समय में और इनफैक्ट बहुत सारे लोगों के लिए एक डिजिटल क्लास की तरह काम करेगा। जैसा कि हमें रिक्वेस्ट आती रहती है कि ये जो जितने वीडियोस क्रिएट हो रहे हैं, ये लोग उसे एक डिजिटल सपोर्ट की तरह अपने प्रेडिक्शंस में यूज कर रहे हैं। तो जेमिनी तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। एंड वंस अगेन सर, हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोबारा आपसे फिर हम आपको परेशान करेंगे कुछ आपसे और गाइडेंस। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। थैंक्स सर।